सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक इस तरह का ट्रांसपोर्ट है जहां पे एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट में होगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। ये रूट है, ये रूट हेयर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आप सोचो सोडियम है, हम तो सोडियम मानते हैं, चलो सोडियम आयन। देखो सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन एग्जाम्पल के तौर पे, या जिंक बोलो, चलो जिंक मॉलिब्डेनम बहुत सारे, मैग्नीशियम मैंगनीज है, बहुत सारे एलिमेंट हैं। अब आपको पता है इस सेल में जिंक, जो यहाँ पे सेल है रूट हेयर में, उसमें जिंक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। मीन्स देयर इज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक इनसाइड द सेल। फिर भी सेल को नए, मतलब ऊपर लीव्स नए बनाने हैं, फ्लावर नए बनाने हैं, फ्रूट नए बनाने हैं, तो इनको जिंक एब्जॉर्ब करना है। अब कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से तो नहीं हो पाएगा, राइट। तो उस कॉन्सेंट्रेशन को दे विल मेंटेन बाय जस्ट स्पेंडिंग द एनर्जी। एनर्जी का इस्तेमाल करके, एटीपी का यूज करके, दे विल जस्ट एब्जॉर्ब द जिंक थ्रू सर्टेन कैरियर प्रोटीन। अब कैरियर प्रोटीन क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग डिटेल में एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कैरियर प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। फिर भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिंक है बहुत सारे, यहाँ पे उससे ज्यादा जिंक है, फिर भी क्या होगा, यहाँ पे जिंक बाइंड हो जाएगा, इसका रोटेशन हो जाएगा। जैसे ही रोटेशन हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया जिंक, और यहां से फिर रिलीज हो जाएगा, और इस रोटेशन में उनको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। सो दे यूज इट, इसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो आई थिंक सो यू गॉट अ क्लियर आइडिया, आपको पता चल गया होगा कि क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखते हैं यहाँ पे आपको क्या दिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इन लिविंग सेल फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन यूजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। मैं एनर्जी का इस्तेमाल करके लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाना, दैट इज नॉन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के ऑपोजिट होगा, ठीक है। डिफ्यूजन क्या था, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कोई भी, ठीक है। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ी थी, याद है तो फ्रीली परमिएबल सबको जाने देगी, या सेमी परमिएबल सिर्फ वाटर को जाने देगी, सिलेक्टिवली परमिएबल सिलेक्टेड थिंग्स, आयरन्स हो या सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, पार्शियली परमिएबल दैट ऑल्सो इंक्लूड सर्टेन सॉल्यूट को ही जाने देगी, डिफरेंशियल परमेबल एंड पार्शियल परमेबल सेम होती है, ठीक है। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इट सर्व्स चिपली मेंटेन द नॉर्मल बैलेंस ऑफ द आयंस इन द सेल। इससे क्या होगा कि आयन का बैलेंस मेंटेन करेगी। अब इस सेल से जो भी जिंक आया अगले सेल में जाएगा, अगले सेल से अगले सेल में, और इस तरह से जहां पे पत्ता बन रहा है, फ्लावर बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आयन बैलेंस करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिर्फ आयन नहीं, बहुत सारी चीजें होती है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती है। इट सर्व्स चीफली टू द मेंटेन द नॉर्मल बैलेंस ऑफ द आयंस ऑफ द सेल। ज्यादातर सेल में आयन बैलेंस के ही लिए इस्तेमाल होता है। सो टू ऑब्टेन द आयंस लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, these ions are forcibly carried inward from the region of their lower concentration to the region of their higher concentration, that is inside the cell। तो बाहर सोडियम और पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम है, सेल में ज्यादा है, फिर भी जरूरत है तो एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द by spending the energy. The energy required for this is supplied by the cell in the form of ATP. ATP के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई होती है। The chief nutrient carried by active transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो न्यूट्रिएंट के, मतलब ये ट्रांसपोर्ट चलता किसके लिए, तो नाइट्रेट्स, देन सल्फेट, SO4 -2, 2 -2 जो भी हो, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम के लिए है, जिंक के लिए मैंने आपको समझाया था, मैंगनीज है, इवन सोडियम, इन सब के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। मींस
फॉर द इन सबका ट्रांसपोर्ट बाहर से अंदर लाना है, मतलब सॉइल में से एब्जॉर्ब करना है, तो दे नीड टू स्पेंड एनर्जी बिकॉज इनका कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेटिवली सॉइल से ज्यादा होता है सेल में, फिर भी ये एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि उनको नए पत्ते नई डालियां बनानी होती है। नॉर्मली दिस न्यूट्रिएंट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द रूट सेल इजीली, नॉर्मली ये नहीं आ सकते, उनको एक्टिवली खींचा जाएगा। अब ऐसा ऊपर जाता है तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सॉइल में से खत्म हो जाएगा, नहीं पत्ता ऑटम सीजन में नीचे पक जाएगा, गिर जाएगा, नीचे सड़ जाएगा, तो जो ऊपर पहुंचाया गया था सोडियम पोटेशियम जो भी है ये वापस नीचे सॉइल में आके मिल जाएगा, उसको वापस रूट एब्जॉर्ब करेंगे। ऑन द अदर हैंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी इनपुट। तो पैसिव में देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। यहां पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में जरूरत है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर से लोअर ही जाएगा। तो उसमें हम लोगों ने 2 देखे हैं, तीसरा भी है, तो 3 है। एक तो डिफ्यूजन, ये आप देख चुके हो, एक है ऑस्मोसिस, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और तीसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये आपने नहीं पढ़ा है, मैं इसको सिर्फ सिंपल फॉर्म में कर देता हूं। सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनती है, लिपिड मतलब फैट, तो पानी अंदर नहीं आ सकता। पानी अंदर लाने के लिए यहाँ पे एक पोर्स होते हैं, एक्वापोरिन जिनको हम लोग बोलते हैं, तो उनके लिए फैसिलिटी ऐसी प्रोवाइड की है कि पानी यहां से यहां आ सकता है। लेकिन इस तीनों में जरूरत क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है, यहाँ पे कम पानी है, तो पानी सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करने देगा पानी को। क्यों? क्योंकि फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल को नहीं आने देगा। लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज रखी गई है पोरिंस के फॉर्म में, पोर्स के फॉर्म में, एक्वापोरिंस जिनको हम लोग बोलते हैं, तो पोर्स के थ्रू फैसिलिटी रखी गई है कि पानी अंदर एंटर हो जाए। तो दिस इज नोन एज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो ऑल दीज आर पैसिव ट्रांसपोर्ट, देयर इज नो एनी नीड ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, ओनली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए फ्रॉम हायर टू लोअर। इसमें क्या था? देयर इज अ नीड ऑफ एनर्जी एंड इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पे एक डिफरेंस दिया है तीनों तीन का, मैं उनको बारी बारी से ले रहा हूं। सबसे पहला डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन में किसका मूवमेंट हो सकता है? किसी का भी, सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, किसी का भी, फ्रॉम हायर रीजन टू द लोअर रीजन, लेकिन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में, नो सॉलिड फॉर्म। ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ पानी का मूवमेंट, ये भी हम लोगों ने देखा। एक्टिव में भी आयंस, मोस्ट ऑफ आयंस होते हैं पानी के अलावा बाकी सारी चीज, ठीक है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। डिफ्यूजन बहुत फास्ट रैपिड इन गैस बट स्लो इन सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस स्लो प्रोसेस है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत फटाफट। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर टू लोअर टू कॉन्सेंट्रेशन। ओके, डिफ्यूजन में हमेशा हायर टू लोअर जाएगा कॉन्सेंट्रेशन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑस्मोसिस में भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हायर से लोअर में जाएगा पानी, ठीक है, सॉल्यूट नहीं जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, मतलब फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। ऑस्मोसिस में यस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी सिलेक्टिव मेम्ब्रेन की जरूरत है, क्योंकि ऐसे प्रोटीन, ये प्रोटीन जो होते हैं वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन में ही होते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में ही होते हैं। डिफ्यूजन में नो एनर्जी, ऑस्मोसिस में नो एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, राइट। नेक्स्ट इज टर्जिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस एंड फ्लैसिडिटी। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो टर्जिडिटी क्या होता है?
जैसे ही पानी सेल के अंदर आएगा ऑस्मोसिस की वजह से, तो सेल फूल जाएगा, अंदर वाटर का मूवमेंट है, तो पूरी तरीके से फूल जाना एंड टर्जिड हो जाना, दैट कंडीशन इज नोन एज टर्जिडिटी। पूरी तरीके से फूल गया है, दैट इज टर्जिडिटी। When cell is kept in water, it absorbs water through the endosmosis and finally reaches a state that cannot accommodate more water. In such a state, the cell is fully stretched. It's called a turgid cell, and the condition is turgidity. जब पानी में रखेंगे सेल को, प्योर वाटर में, तो पानी अंदर एंटर होगा, कब तक एक ऐसा स्टेट आएगा, उसके बाद नो मोर वाटर इज एडेड, अंदर नहीं आ सकता। तो उसको हम लोग टर्जिड सेल बोलेंगे और कंडीशन को टर्जिडिटी बोलते हैं, राइट। When the cell become fully turgid, wall pressure prevent further entry of the water. अब देखो ये न्यूटन का लॉ है कि वाटर की एंट्री हो रही थी, तो वाटर अंदर फोर्स लगा रहा था, तो अंदर का पानी है, अंदर का जो फ्लूइड है वो वॉल को धक्का देगा, उसको वॉल प्रेशर कहेंगे। तो देखो पानी, देखो इस रूम में पूरा पानी भर दो आप, तो पानी धक्का देगा किसको? दीवार को, दीवार सामने धक्का देगी पानी को। दोनों अगर इक्वलाइज हो जाता है तो फिर मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वॉल प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ वाटर एंड वॉल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ वॉल ऑन द वाटर, ठीक है। टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ वाटर ऑन द वॉल, पानी का प्रेशर दीवार पर, एंड वॉल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ वॉल ऑन द वाटर। अगर ये मेंटेन हो जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, तो फिर वाटर मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ सकता। फुल्ली टर्जिड सेल। हम लोगों ने टर्गर मूवमेंट बहुत सारे लेग्यूमिनस प्लांट में देखे हैं। टर्गर मूवमेंट मतलब दिस मूवमेंट आर कॉल्ड स्लीपिंग मूवमेंट। फॉर एग्जांपल पत्ते सिकुड़ जाना, ऐसा आपने देखा होगा, पत्ते रोल हो जाते हैं ड्यूरिंग बहुत सारी ऐसी कंडीशन। आफ्टरनून में आपने को पता है मुरझा जाते हैं पत्ते। यहाँ पे फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ लीफलेट्स इन ऑक्सालिस, ये घास है, ऑक्सालिस एक घास है फालतू का, ठीक है। इसमें क्या होगा आपको शायद ये पता नहीं है, चलो मैं बता ही देता हूं। ये पत्ता है या फिर सिंपल ग्रास का पत्ता है, ऐसा आप सोचो, यहाँ पे उसका कनेक्शन है। सो ये लेमिना है, ये पेटियोल्स है जिनसे पत्ता लटकता है, और ये फुला हुआ होता है, इसको पल्विनस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा होता है, लेकिन हम लोग क्लियर नहीं दिखा पाएंगे, फिर भी देखते हैं, चलो क्लियर दिखा पाओगे। खुला हुआ पार्ट ऐसा मान लीजिए, घास में स्पेशली ऐसा होता है। अब जैसे ही दोपहर को कड़ी धूप है तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन बढ़ गया मतलब वाटर कंटेंट इसमें कम हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, सिकुड़ होगा, सिकुड़ जाएगा तो पत्ता क्या हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा पत्ता, ठीक है। तो ये ही होता है। या फिर आपको पता है, या बहुत सारी मिमोसा प्यूडिका, मतलब जिनको हम लोग गुजराती में लजामनी कहते हैं, इनके पत्ते ऐसे होते हैं। जैसे ही आप इसको टच करोगे तो उसको स्टिमुलस मिलेगा, एनी चेंज, तो पानी फटाफट इन सारे पत्तों से पानी यहां से यहां आ जाएगा। तो ये पत्तों में पानी कम हो गया। अगर आपको पता है बलून बिल्कुल सीधा वाला बलून है, अगर हवा नहीं है तो बलून ऐसा लटका हुआ था, जैसे ही हवा भरोगे तो क्या होगा, फूल जाएगा। वैसे ही पानी, हवा की जगह पे पानी सोचो, पानी भरा हुआ था तो पत्ते सारे ऐसे एकदम मस्त एंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे एक दूसरे के सामने देख के। लेकिन जैसे ही पानी चला गया तो क्या होगा, ड्रूपिंग, मतलब सिकुड़ गए। सो दिस मूवमेंट इज ऑल्सो ड्यू टू द वाटर, ठीक है, टर्जिडिटी की वजह से है। चलो यहाँ पे फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ ऑक्सालिस, ये याद रखना, ड्रूपिंग ऑफ लीफलेट्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट, टच मी नॉट, मिमोसा प्यूडिका। If any leaflet is touched, it's fold up and within 2 to 3 seconds, the entire leaf droops. Stimulus of the touch lead to the loss of turgor pressure. जैसे ही टच करोगे तो टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा। टर्गर प्रेशर मतलब ड्यू टू द वाटर जो था वो सारा पानी इसमें जमा हो जाएगा पल्विनस में। स्टिमुलस, सॉरी, प्रेशर एट द बेस ऑफ द लीफलेट एंड पेटियोल्स। पेटियोल्स मतलब ये वाला डाली जिन पे पत्ता है। Opening and closing of lead in the insectivorous plant, Nepenthes and Drosera.
देखो ऐसा इंसेक्टिवर्स आपने देखा होगा नेफेंथिस, तो ऐसा और उसके ऊपर ऐसा फ्लैप होता है तो खुला रहता है, अंदर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, तो इंसेक्ट क्या करता है अंदर घुस जाता है। अगर अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं तो वो मुश्किल से अंदर चला जाता है। अब क्या होगा, जैसे ही वो अंदर गया तो यहां से टच करके गया, तो ये टच किया तो यहाँ का जो टर्गर प्रेशर है वो घट जाएगा और पानी और लीफ इसके ऊपर ऐसा बंद हो जाएगा ढककर। अब वो इंसेक्ट बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन ये बंद हो गया तो उसको ऑक्सीजन मिलना बंद। अब बिना सांस के कब तक रहेगा, जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो बीच में रूट हेयर होते हैं तो निकल नहीं पाता, तो उतनी देर में तो वो बहुत ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से वो मर जाता है। फिर अंदर उसका इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है, फिर जो भी हड्डियां वड्डियां वापस ये खुल जाता है और ये हवा में ऐसे लहराता है तो सारा हड्डियां वड्डियां निकल जाती है वापस। तो ये उस प्लांट में है जो बेस पे फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट ग्रो होते हैं, उनको सनलाइट नहीं मिल पाती क्योंकि ऊपर कैनोपी है। आप पढ़ चुके होंगे ज्योग्राफी में कि इतने जबरदस्त एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, 40-40 मीटर, 50-50 मीटर, 100-100 मीटर ऊपर ट्री है, तो वहां पे कैनोपी होगी, उसका पत्ते एक दूसरे को ऐसे मिल जाते हैं तो नीचे सनलाइट नहीं आ पाती। तो ये क्या करते हैं, ये ऑटोट्रोपिक, इसके पास भी क्लोरोफिल है लेकिन ये दे आर अनेबल टू फॉर्म द फूड, तो ये इसको भूखे मर जाएंगे, इसीलिए नेचर में ऐसा इवोल्यूशन आया है। jerk up and down movement of the lateral leaflets along the branches during daytime in the Indian telegraph plant, Desmodium। डे टाइम, दिन में इनके जो लेटरल लीफलेट है, साइड की जो लीफलेट होती है वो ऐसी ऐसी मूवमेंट करती है, ठीक है, जर्क मूवमेंट होता है। तो क्यों पानी आ जाता है तो ऐसा हो जाएगा, पानी चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, आएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से पानी का मूवमेंट की वजह से ये हिलते डुलते हैं, एंजॉय करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज प्लाज्मोलाइसिस। मैंने पहले जिक्र कर दिया था कि व्हेनेवर सेल प्लेस इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जैसे ही डालेंगे तो पानी लॉस, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल व्हेन इट वाज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। तो ये सेल को मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा था, अब क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा तो अंदर की जो प्रोटोप्लाज्म है वो सिकुड़ जाता है, तो पानी बाहर, तो इसको हम लोग श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल तो रिजिड है, उसका स्ट्रक्चर नहीं छोड़ेगी, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन वाला भाग है सेल अंदर का, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है, सिकुड़ जाता है, तो दैट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। वापस इसको पानी में रखोगे तो डीप्लाज्मोलाइसिस, मतलब वापस खुल जाएगा पानी अंदर। अगर हाइपोटोनिक में रखोगे तो वापस ये पानी एंटर वापस खुल जाता है, तो इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। Deplasmolysis, when the plasmolysed cell is kept in normal water, protoplasm return to its original position, that is deplasmolysis. Incipient plasmolysis, the stage where plasmolysis just start, जहां प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट होता है उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, मतलब थोड़ा सा प्लाज्मा बाहर निकला है, मतलब वाटर कम हुआ है, दैट स्टेज इज नोन एज इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, सॉल्यूशन सराउंड द सेल बिकम हाइपरटोनिक, तो क्या करते हैं, मोर वाटर देन गेन, द सेल लूज वाटर बाय द ऑस्मोसिस एंड टर्गर प्रेशर इज लॉस्ट। द ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इज दैट द प्लांट विल्ट। आपको पता है दोपहर में बहुत सारे प्लांट होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, क्यों, मैंने आपको बताया कि या फिर क्या होता है कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन, मतलब जब हम लोग दवाइयां छिड़कते हैं प्लांट के ऊपर तो क्या होगा कि प्लांट के पत्ते के ऊपर वो दवाइयां, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लीफ, इसके ऊपर पत्ते पे दवाइयां गिरी, दवाई गिरी, अब वाटर सॉल्युबल है, पानी है, तो बाहर दवाइयां हैं जो भी सॉल्ट मतलब सॉल्यूट वाली होगी, तो वाटर जो लीफ से बाहर निकलने लगेगा बाहर, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बाहर है, तो उससे क्या होगा, लीफ सिकुड़ जाता है। प्लांट विल्ट, प्लांट कैन बी रिवाइव्ड, इसको वापस रिवाइव किया जा सकता है, कब, थोड़ी देर में वो विल्टिंग बंद हो जाएगा। परमानेंट विल्टिंग भी हो जाता है कभी कभार, एक्सेसिव अगर प्लाज्मोलाइसिस हो गया, मतलब पूरी तरीके से अंदर का प्लाज्मा खत्म हो गया,
तो फिर वापस डीप्लाज्मोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेसेस हैं वो लिविंग सेल में ही चलती है, राइट। ऑस्मोसिस लिविंग सेल में ही चलता है। नेक्स्ट, इंपोर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस एंड टर्जिडिटी। इसका बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है हमारे लिए। फर्स्ट, प्लाज्मोलाइसिस इज यूज्ड टू किल द वीड्स। जो लॉन है उसमें वीड्स से हमको मारने के लिए प्लाज्मोलाइसिस का इस्तेमाल होता है। प्रिजर्विंग फूड आइटम्स फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। आपको पता है मम्मी जब घर पे अचार बनाती है तो उसको नमक के पानी में ही भिगोती है। क्यों? क्योंकि नमक क्या करेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, पानी बाहर निकल जाता है, तो ज्यादा दिन तक वो अच्छा रहता है। लॉन में कुछ दवाइयां छिड़कते हैं तो क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन छिड़कते हैं तो जो वीड्स हैं, फालतू की घास फूस वो जल जाती है ड्यू टू द डीप प्लाज्मोलाइसिस, सॉरी नॉट डीप प्लाज्मोलाइसिस। टर्जिडिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन रिजिडिटी इन द लीव्स। टर्जिडिटी बहुत जरूरी है, पूरी तरीके से पानी फूला हुआ होना चाहिए तब, ताकि लीव्स पूरा फैला हुआ रहे। टर्जिड सेल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड नॉन बॉडी टिश्यूज। एग्जांपल मेज, शुगर केन एंड बनाना। बनाना, मकाई और शुगर केन में मतलब प्लांट को सीधे तरीके से खड़े रखना है तो टर्जिडिटी चाहिए, पानी चाहिए। फुल्ली टर्जिड नहीं है तो कहीं पे लुढ़क जाएगा, राइट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल की टर्जिडिटी पे मैंने समझा दिया आपको। टर्गर प्रेशर हेल्प्स रूट टू क्रैक द हार्ड ग्राउंड। टर्गर प्रेशर से क्या होगा, रूट तोड़ के, मतलब जमीन को तोड़ के अंदर जा सकता है, ठीक है। इसकी वजह से रूट अंदर पेनिट्रेट हो सकता है। अगर टर्जिडिटी नहीं है, एकदम दुबला पतला ढीला डाला है तो कैसे जमीन में जा पाएगा। सो दीज आर द इंपोर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस।